हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग साइकोलॉजी का चैप्टर 12 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा चैप्टर 12 है वो क्या है? वो है मेंटल और डिफेंस मैकेनिज्म। इसे हम मेंटल मैकेनिज्म या फिर डिफेंस मैकेनिज्म भी कह सकते हैं। देखिए, डिफेंस का मतलब क्या होता है? रक्षा करना। इसी को हम क्या कहते हैं? डिफेंस कहते हैं। डिफेंस मतलब होता है रक्षा करना, और रक्षा जो है हम फिजिकल लेवल से खुद की कर सकते हैं, इस बारे में जो है हमें जानकारी है। अगर कोई व्यक्ति हमें फिजिकली रूप से हार्म पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, वो हमें नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, फिजिकली रूप से नुकसान पहुंचाने के लिए किसी ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया, तो हम क्या कर सकते हैं? फिजिकली रूप से अपना डिफेंस कर सकते हैं। हम अपना जो है अपने आप को बचा सकते हैं, या तो हम उसको रिस्पॉन्स कुछ कर दे या फिर हम अपना बचाव कर सकते हैं। ये जो टेक्निक होती है बहुत सारी यूज होती है फिजिकल डिफेंस के लिए। जैसे किसी को कराटा वगैरह आ रहा है तो वो क्या कर सकता है? फिजिकली रूप से खुद का डिफेंस कर सकता है। जब कोई उसको फिजिकली रूप से हार्म पहुंचाना चाह रहा हो तो उसके लिए हमारे पास क्या होती है? कुछ फिजिकल डिफेंस मैकेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, जिससे हम अपना क्या हो सकता है? फिजिकली रूप से अपनी रक्षा कर सकते हैं। लेकिन ये तो हो गया फिजिकल लेवल पे। जब हमको बॉडी के लेवल पे फिजिकली कोई हार्म पहुंचाना चाह रहा हो, नुकसान पहुंचाना चाह रहा हो, तो उसको हम कुछ मेथड का यूज करके हम फिजिकली क्या कर सकते हैं? अपना डिफेंस कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई हमें मेंटली रूप से हार्म पहुंचाना चाह रहा हो, कोई हमें साइकोलॉजिकली रूप से हार्म पहुंचाना चाह रहा हो, नुकसान पहुंचाना चाह रहा हो, तो क्या हमारे पास कोई ऐसा तरीका है? क्या हमारे पास कुछ ऐसा है जिससे हमारा माइंड जो है वो डिफेंस कर सके? माइंड जो है उस चीज से जो हमें हार्म पहुंचाने आ रही है उससे क्या कर सके? अपनी रक्षा कर सके, अपना बचाव कर सके। तो इसका जवाब है हाँ। हमारे माइंड के पास जो है वो जैसे फिजिकल लेवल पे बहुत सारी एक्टिविटी है जिससे हम क्या कर सकते हैं? अपना फिजिकली रूप से क्या कर सकते हैं? डिफेंस कर सकते हैं, अपनी रक्षा कर सकते हैं, अपना बचाव कर सकते हैं। उसी तरीके से जब हमें कोई मेंटली हार्म पहुंचाना चाह रहा हो, साइकोलॉजिकली रूप से हमें परेशान करना चाह रहा हो, हम नुकसान पहुंचाना चाह रहे हो, तो हमारे माइंड के पास भी जो है कुछ अपना डिफेंस मैकेनिज्म है, जिसका यूज करके माइंड क्या करता है कि वो जो नुकसान पहुंचाना चाह रहा है उससे वो क्या करता है? अपना बचाव करता है, अपना रक्षा करता है। उसी डिफेंस मैकेनिज्म को जो हमारा माइंड खुद की रक्षा के लिए यूज करता है, खुद के बचाव में यूज करता है, उसे हम क्या कहते हैं? मेंटल डिफेंस मैकेनिज्म या मेंटल मैकेनिज्म। इसका हिंदी होता है मनोरचना या रक्षा युक्ति। इससे जो पहला चैप्टर था, चैप्टर 11, उसमें हम लोगों ने फ्रस्ट्रेशन और कॉन्फ्लिक्ट में भी इस वर्ड को जो है एक दो बार यूज हुआ था। ठीक है, मेंटल मैकेनिज्म का हम यूज कर लेंगे, मेंटल मैकेनिज्म का यूज कर लेंगे। और जो हमारा चैप्टर 12 है ये मेंटल मैकेनिज्म ही है। हम इसमें जानेंगे कि आखिर मेंटल मैकेनिज्म क्या होता है। तो हमने एक सिंपल वर्ड में ये जान लिया कि माइंड जो है खुद को नुकसान से बचाने के लिए, खुद को हार्म पहुंचने से बचाने के लिए जो भी टेक्निक, जो भी डिफेंस टेक्निक जो है वो यूज में ले रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? मेंटल डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं या मेंटल मैकेनिज्म कहते हैं। ये समझने के लिए था। अब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। अब इस चैप्टर का हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक का इंट्रोडक्शन था, अब इस चैप्टर का जो है पूरा इंट्रोडक्शन लेते हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति में क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन हुआ, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, एंजाइटी हुआ, फियर हुआ, स्ट्रेस हुआ, कुछ भी इस तरीके की चीजें हुई तो व्यक्ति क्या करता है? उससे बचने का प्रयास करता है, और उससे बचने के लिए इन सारी चीजों से वो क्या करता है? मेंटल मैकेनिज्म का यूज करता है, मेंटल डिफेंस मैकेनिज्म का यूज करता है। किससे बचने के लिए? वही एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस हो रहा है, फियर हो रहा है, इनसे बचने के लिए वो क्या करता है? व्यक्ति मेंटल मैकेनिज्म का यूज करता है। इसके अलावा क्या होता है कि जब व्यक्ति के बीच में, जब उसके पास दो गोल होते हैं और दो में से किसी एक को चुनना होता है, या उसके पास कोई एक ही गोल होते हैं, उसको लेके उसका पॉजिटिव और निगेटिव दोनों व्यू होता है एक ही गोल को लेके, तो उस कंडीशन में क्या होता है? व्यक्ति में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, व्यक्ति में संघर्ष उत्पन्न हो जाता है कि हम उन दोनों में से किसे चुने। तो व्यक्ति थोड़ा परेशान हो जाता है। ये संघर्ष जो है उसको परेशानी को जन्म देता है, व्यक्ति परेशान हो जाता है। उस कंडीशन में व्यक्ति क्या करता है? मेंटल मैकेनिज्म का यूज करके अपनी परेशानी को क्या करता है? दूर करने का प्रयास करता है, अपनी परेशानी को क्या करता है? खत्म करता है। ठीक है, तो ये हमने जान लिया कि मेंटल मैकेनिज्म का जो है, चाहे फ्रस्ट्रेशन हो, चाहे कॉन्फ्लिक्ट हो, चाहे स्ट्रेस हो, चाहे फियर हो, इन सब जगहों पे हम क्या कर रहे हैं? मेंटल मैकेनिज्म का यूज करते हैं। मेंटल मैकेनिज्म जो होता है वो अनकॉन्शियस लेवल पे काम करता है।
इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमें कॉन्शियस होके, अवेयर होके अपने तरफ से कुछ मेहनत करने की या एफर्ट करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि ये जो है अनकॉन्शियसली ऑटोमेटिक जो है ये प्रोसेस क्या होता है, हो जाता है। तो ये अनकॉन्शियस लेवल पे वर्क करता है। ये जो मेंटल मैकेनिज्म है इसको सबसे पहले जो है सिगमंड फ्रॉइड, इसके बारे में आप लोगों ने चैप्टर 3 में भी पढ़ा होगा, जो आइसबर्ग थ्योरी जिन्होंने दिया था। सिगमंड फ्रॉइड जो है वो उन्होंने क्या कहा कि जो मेंटल मैकेनिज्म होता है, इस वर्ड का सबसे पहले जो है यूज उन्होंने ही किया। जिन्होंने, सिगमंड फ्रॉइड ने, उन्होंने कहा कि जब हमारे इड, ईगो और सुपर ईगो, ये जो हम अभी बोल रहे हैं उसको चैप्टर 3 में हमने अच्छे से जो है डिस्क्राइब किया, वहां जाके इसको पढ़ सकते हैं अगर इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है तो। उन्होंने कहा सिगमंड फ्रॉइड ने कि इड, ईगो और सुपर ईगो जो होता है, अगर उसके बीच में संघर्ष उत्पन्न होता है, अगर उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो जो है हम क्या चाहते हैं, हमें परेशानी होती है, हम उस चीज से परेशान होते हैं। जब इड, ईगो, सुपर ईगो में कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो जाता है तो हमें परेशानी होती है और व्यक्ति क्या करता है, उस परेशानी से बचने का प्रयास करता है। और उस परेशानी से बचने के लिए व्यक्ति के पास क्या होता है, मेंटल मैकेनिज्म होता है। तो व्यक्ति क्या कर लेता है उस सिचुएशन में, वो मेंटल मैकेनिज्म का क्या करता है, यूज करता है। अब हमारा आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटल मैकेनिज्म। जब हम बोल रहे हैं मेंटल मैकेनिज्म तो उसकी क्या विशेषता है, उसकी क्या खासियत है, हम पहले इसको जान लेते हैं। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक जो है मेंटल मैकेनिज्म का ये हो सकता है कि ये अनकॉन्शियस लेवल पे काम करता है, ये इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरा ये है कि जो ये जो मेंटल मैकेनिज्म होता है ये क्या करता है, हमारे माइंड को क्या करता है, स्ट्रेस से, एंजाइटी से, कॉन्फ्लिक्ट से, फ्रस्ट्रेशन से क्या करता है, बचाता है। ठीक, इसके अलावा ये जो मेंटल मैकेनिज्म होता है हमारे ईगो को भी जो है एंजाइटी से, स्ट्रेस से बचा के रखता है। ईगो क्या होता है, इड, ईगो, सुपर ईगो में जो ईगो होता था वो इड और सुपर ईगो के बीच क्या है, बैलेंसिंग का काम करता था। ईगो जो है वो बैलेंस करता था, जिससे एक बैलेंस पर्सनैलिटी का निर्माण होता था। तो ये जो मेंटल मैकेनिज्म है वो क्या करता है, उसकी विशेषता एक ये भी है, वो हमारे ईगो को जो है बचा के रखता है, उसको सेफ रखता है स्ट्रेस, एंजाइटी, कॉन्फ्लिक्ट, फ्रस्ट्रेशन से, ताकि व्यक्ति में क्या हो, थोड़ा बैलेंसिंग बना रहे, बहुत ज्यादा परेशानी ना हो। ये भी काम क्या करता है, मेंटल मैकेनिज्म ये काम करता है। इसके बाद क्या है कि जो मेंटल मैकेनिज्म होता है, अगर कोई व्यक्ति इसका यूज कर रहा है, ठीक है, तो वो उसके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को रिप्रेजेंट करता है। अगर कोई व्यक्ति बार बार मेंटल मैकेनिज्म का यूज किए जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि इंटरनली जो है ना वो व्यक्ति परेशान है, उसमें इंटरनली जो है ना कुछ चल रहा है, या तो व्यक्ति फ्रस्ट्रेटेड है, या जो इंटरनली लेवल पे क्या चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसीलिए व्यक्ति जो है मेंटल मैकेनिज्म का जो है यूज कर रहा है। इसके अलावा क्या होता है कि जो इसकी विशेषता ये भी है कि इसका जो यूज है ना वो हेल्दी और अनहेल्दी दोनों पर्सन कर सकते हैं मेंटल मैकेनिज्म का यूज। ठीक है, हेल्दी और अनहेल्दी पर्सन जो है दोनों इसका यूज कर सकते हैं। इसका यूज जो है वो ठीक है, हमें प्रॉब्लम से बचाता है, फ्रस्ट्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट से, स्ट्रेस, एंजाइटी से, इन सभी चीजों से हमें बचाता है। लेकिन इसका जो है ज्यादा यूज जो है, अगर कोई एक्सेसिव यूज करता है तो उसमें क्या होता है, लाइफ के साथ जो है उसका माल एडजस्टमेंट देखने को मिलता है सिचुएशन के साथ। ठीक है, तो ये सारा इसका क्या था, कैरेक्टरिस्टिक था। मैंने इंट्रोडक्शन हम लोगों ने जान लिया, कैरेक्टरिस्टिक जान लिया। अब हम जो है मेंटल मैकेनिज्म का टाइप के बारे में जानेंगे। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है टाइप ऑफ मेंटल मैकेनिज्म। ये इंपॉर्टेंट है, एक तो डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक दोनों इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है और उसका टाइप क्या होता है, और टाइप को लिख के और उसको एक्सप्लेन करने के बारे में जो है एग्जाम में आपको इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये इतना सारा है, नाम आपको इसका याद करना पड़ेगा, बाकी इसके अंदर का कंटेंट आपको बस एक बार सुन लीजिए, आपको याद हो जाएगा। उसके लिए आपको बहुत ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन नाम जो है आपको याद रखना पड़ेगा। तो टाइप ऑफ मेंटल मैकेनिज्म जो है उसको 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। एक है पॉजिटिव मेंटल मैकेनिज्म और दूसरा है निगेटिव मेंटल मैकेनिज्म। ठीक है, तो सबसे पहला जो टाइप है पॉजिटिव मेंटल मैकेनिज्म, यहाँ पे जो है ये जो 14 दिए गए हैं ये पॉजिटिव मेंटल मैकेनिज्म का ही टाइप है। अब जो निगेटिव है उसको हम इसके बाद हम उसको देखेंगे। ठीक है, जो निगेटिव है उसको इसके बाद देखेंगे। तो जब हम पॉजिटिव मेंटल मैकेनिज्म के टाइप की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है, जिसको एक एक करके क्या करेंगे, एक्सप्लेन करके इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला पॉजिटिव मेंटल मैकेनिज्म जो आ रहा है वो है कंपेंसेशन, क्षतिपूर्ति। देखिए नाम से ही क्लियर है, क्षति और पूर्ति, मतलब कहीं पे लॉस हो रहा है, फिर उस लॉस को कहीं और क्या कर रहा है, हम प्रॉफिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, उस लॉस को हम क्या कर रहे हैं, रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं, इसी को हम क्या कह रहे हैं, क्षतिपूर्ति कह रहे हैं। ये बस समझाने के लिए था। इस तरह के जो मेंटल मैकेनिज्म है, जो कि एक पॉजिटिव मेंटल मैकेनिज्म है,
क्षतिपूर्ति कॉम्पेंसेशन, उसमें क्या होता है, उसमें व्यक्ति अगर जो है एक फील्ड में कमजोर रहता है, एक फील्ड में उसका अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, तो ये क्या हो गया, उसकी क्षति हो गई, ठीक है, कुछ लॉस हो गया। उसमें क्या करता है व्यक्ति, दूसरे फील्ड में अच्छा करके, दूसरे फील्ड में अच्छा परफॉर्मेंस करके जो है वो उसको क्या कर देता है, उस लॉस को रिकवर कर देता है, उस लॉस। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, क्षतिपूर्ति। कहने का मतलब यही है कि एक फील्ड में अगर उसका परफॉर्मेंस खराब है तो इसको वो किस तरीके से पूरा करेगा, तो दूसरे फील्ड में अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस करके, बेहतर परफॉर्मेंस करके वो क्या करेगा, इस क्षति को जो है उस वहां पे वो पूरा करने की कोशिश करेगा, ठीक है, इस लॉस को वो रिकवर करने की कोशिश करेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, कंपेंसेशन। ये हम लोग यूज करते हैं, ये मेथड जो है वो पॉजिटिव मेंटल मैकेनिज्म का मेथड है, ये व्यक्ति यूज करता है। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है, तो वो एक फील्ड है जिसमें वो खराब है, उसका अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो, पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो वो क्या करेगा, अदर फील्ड जैसे कि खेलना है या फिर कुछ आर्ट है, इस तरीके के जो अदर फील्ड है, खेल कूद में वो अच्छा प्रदर्शन करेगा, या फिर वो कुछ अच्छा ड्राइंग आर्ट में जो है, या अदर फील्ड जो है इसमें वो अच्छा प्रदर्शन करके, बेहतर परफॉर्मेंस करके वो इस जो क्षति है, पढ़ाई में जो कमजोर है, उसको वो क्या करता है, रिकवर कर लेता है, उसकी वो क्या कर लेता है, पूर्ति कर लेता है। तो ये था हमारा कंपेंसेशन, ये एक पॉजिटिव मेंटल मैकेनिज्म था। दूसरा है हमारा सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, इस मेंटल मैकेनिज्म में जो होता है, व्यक्ति पहले तो अपनी एबिलिटी से थोड़ा ज्यादा बड़ा गोल बना लेता है, ठीक है, लेकिन अगर उसको वो नहीं प्राप्त कर सकता है, अगर उस तक वो नहीं पहुंच पाता है, तो वो व्यक्ति क्या करता है, उसके छोटे लेवल पे ही जो है वो चला जाता है। मान लीजिए गोल मेरा यहाँ था, हम यहाँ तक नहीं पहुंच पाए, तो इससे नीचे जो भी लेवल है उसी में व्यक्ति क्या करता है, उसी में वो चला जाता है, उसी में वो क्या करता है, सेटिस्फाइड हो जाता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल कह रहे हैं, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझाते हैं कि अगर कोई व्यक्ति को मान लीजिए कुछ बहुत बड़ा एग्जाम क्लियर करना है, ठीक है, तो अगर वो एग्जाम नहीं हो पा रहा है, उनसे क्लियर नहीं हो पा रहा है, बार बार उसमें वो फेल हो रहा है, तो वो क्या कर सकता है कि उससे जो छोटे लेवल के एग्जाम है उसको वो क्लियर करके उसमें वो एडमिशन लेके क्या कर सकता है, अपना लाइफ जो है वो अच्छे से जी सकता है। ये सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन, मतलब हमको कुछ चाहिए था, हमको वो नहीं मिला, तो हम उससे छोटे लेवल पे ही क्या हो गए, संतुष्ट हो गए, हमने छोटे लेवल की चीजों को पा लिया और उसी पे क्या हो गया, सेटिस्फाइड हो गए। अब हमारा आता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है वो कुछ ऐसी चीज जिसको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, ठीक है, हमारा कुछ ऐसा बिहेवियर होता है, कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है जिसको सोसाइटी जो है एक्सेप्ट नहीं करता, जो सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होता है, सोसाइटी उसको डायरेक्ट बोलता है नहीं ये नहीं चलेगा, इसको हटाओ, ये जो है सोसाइटी में नहीं चलेगा। तो कुछ ऐसा बिहेवियर होता है जिसको सोसाइटी जो है डायरेक्ट एक्सेप्ट नहीं करता, तो उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में वो व्यक्ति क्या करता है कि वो जो है उस चीज को, उस बिहेवियर को इस फॉर्म में कन्वर्ट करके सोसाइटी के सामने प्रेजेंट करता है कि सोसाइटी उसको क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले। जैसे मान लेते हैं एक व्यक्ति है जो अग्रेसिव है, ठीक है, सब्लिमेशन हम बता रहे हैं, एक व्यक्ति जो है वो अग्रेसिव है बहुत ज्यादा, तो सोसाइटी के लोग उसको सही नहीं मानेंगे, बोलेंगे नहीं ये बहुत ज्यादा अग्रेसिव है, ये अच्छा नहीं है। लेकिन अगर वो व्यक्ति जो है कोई डिफेंस लाइन जो है ज्वाइन कर लेता है, अगर वो आर्मी में, नेवी में, इस तरीके की डिफेंस लाइन में अगर वो ज्वाइनिंग कर लेता है, अगर वो चला जाता है, उसके बाद अगर वो सोसाइटी के सामने गुस्सा शो करता है, अपना बोल्ड आवाज जो है प्रेजेंट करता है, तो उससे जो है व्यक्ति जो है इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे। व्यक्ति इस तरीके से सोसाइटी के लोग उस वक्त सोचेंगे कि चलो ये डिफेंस लाइन में है तो इतना गुस्सा जो है वो जायज है, इतना गुस्सा वो कर सकता है, इतना जो अग्रेसिवनेस है वो जरूरी भी है। तो इसमें व्यक्ति ने क्या किया कि अगर वो बस ऐसे ही वो कुछ नहीं करता, ऐसे ही सोसाइटी में रहता, तो सोसाइटी के लोग उनको बुरा भला कहते, वो उसकी जो बुरा भला कहते या नहीं कहते बात की बात है, लेकिन उसके जो बिहेवियर है उसको वो एक्सेप्ट नहीं करते। उसने क्या किया, अपने बिहेवियर को जो है फॉर्म चेंज करके उसी बिहेवियर को जो है सोसाइटी के सामने प्रेजेंट किया। अब सोसाइटी उसको क्या कर रही है, उस इंसान को एक्सेप्ट कर रही है, बल्कि और अच्छा कह रही है कि चलो डिफेंस में है तो इतना जो अग्रेसिवनेस है वो होना जरूरी है और होना भी चाहिए, ठीक है। तो यही होता है क्या, सब्लिमेशन में, ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है उसको जो है लव में जो है फेलियर मिला, उसको जो है लव में क्या हो गया, फेलियर मिल गया, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेगा, अगर वो सोसाइटी के सामने इस चीज को डायरेक्ट कहने जाएगा, हो सकता है सोसाइटी उसके बिहेवियर को, उस बात को एक्सेप्ट नहीं करे, तो वो व्यक्ति क्या करता है कि वो लव पे जो है, लव से रिलेटेड जो है वो शायरी लिखने लग जाता है, उस पर कविताएं लिखने लग जाता है, और वो शायरी कविता को जो है जो उसका पेन था उसी के अकॉर्डिंग वो शायरी कविता को लिखता है। वो डायरेक्टली सोसाइटी को नहीं बताया क्योंकि सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो वो क्या कर रहा है, यहाँ पे मेंटल मैकेनिज्म का यूज कर रहा है, सब्लिमेशन का, और वो क्या कर रहा है, उसको एक अदर फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको सोसाइटी के सामने रख रहा है। वो ऐसा फॉर्म है जो सोसाइटी उसको क्या कर लेगी, एक्सेप्ट कर लेगी, वो सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल है। वो उसको शायरी में और कविते
में अपने उस पेन को उसने लिख दिया और उसको वो क्या कर रहा है, सोसाइटी के सामने प्रेजेंट कर रहा है, सोसाइटी के लोग उसको क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। तो यही होता है सब्लिमेशन में। इसमें क्या करता है, वैसा व्यवहार जो समाज जो है डायरेक्ट स्वीकार नहीं कर सकता, उसका फॉर्म चेंज करके जो है उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करके सोसाइटी के सामने व्यक्ति प्रेजेंट करता है कि सोसाइटी उसको क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले, जैसा कि अभी हमने 2 एग्जाम्पल से इसमें बताया। अब हमारा आता है रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन का हिंदी होता है युक्तिकरण। रेशनलाइजेशन में क्या होता है कि व्यक्ति जो होता है वो अपने बिहेवियर को, अपने द्वारा किए गए कुछ भी काम को, उसको वो सही प्रूव करने के लिए जो होता है ना, बहुत ही फॉल्स जो होता है वो झूठे तर्क देता है। अपने आप को या दूसरे व्यक्ति को क्या करता है, अपने आप को या दूसरे को क्या करता है, झूठा तर्क देता है। उसने जो काम किया, उसने जो बिहेवियर शो किया वो हर हाल में सही है, इसको वो प्रूव करने के लिए क्या बोलता है, वो झूठ बोलता है। अब इससे क्या होता है कि व्यक्ति का जो भी अपना डिसेबिलिटी है उसपे वो क्या डाल देता है, पर्दा डाल देता है। अपना जो भी डिसेबिलिटी है उसको वो एक्सप्रेस नहीं होने देता, बल्कि उसको वो क्या करता है, छुपा लेता है। अपने आप को ये नहीं बोलता कि चलो हमारे अंदर कुछ गलती रही होगी जिसके वजह से ऐसा कर रहा है, बल्कि वो अपनी डिसेबिलिटी को छिपा लेता है और क्या करता है, और इस तरीके से वो झूठ बोलता है, इस तरीके से वो मतलब स्टेटमेंट देता है, लगता है जैसे कि वो बिल्कुल सच ही बोल रहा है। रेशनलाइजेशन का एग्जाम्पल, जैसे कि एक लोमड़ी है, ठीक है, वो अंगूर खाने के लिए जाती है, लेकिन अंगूर बहुत ऊंचाई पे है तो वो उन तक पहुंच नहीं पाई। तो अब क्या करिए, बहुत ट्राई करिए, बहुत ट्राई करिए, उस तक नहीं पहुंच पाई, तो लास्टली वो लोमड़ी थक जाती है और वो क्या कहती है कि अंगूर खट्टे हैं। कहने का मतलब ये है कि वो क्या कर रही है, अपना वो नहीं उस तक पहुंच पाई तो उससे वो क्या कर रही है, उसको छिपाने के लिए, बचाने के लिए वो एक झूठा तर्क दे रही है। और ऐसा कि मान लीजिए वो मान के भी वहां से चली जाएगी कि चलो छोड़ो, अंगूर खट्टे हैं, हम तो सही है, लेकिन जो है सामने वाले में ही क्या है, कुछ खराबी है, कुछ कमियां हैं। तो अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए व्यक्ति जो है रेशनलाइजेशन जो है वो डिफेंस मैकेनिज्म का यूज करता है। इसके अलावा मान लेते हैं कि कोई किसी के फादर है, ठीक है, वो कहीं पे जॉब करते हैं, वो जॉब करके आए, उनको किसी से डांट लगा या फिर रास्ते में कुछ परेशानी हुई जिसकी वजह से वो गुस्से में है, ठीक है। अब वो घर आए और अपने बच्चे को पीटने लगे, वो अपने बच्चे को पीट रहे हैं। जब वो अपने बच्चे को पीट रहे हैं तो इसमें अगर उससे पूछा जाता है कि आप अपने बच्चे को क्यों पीट रहे हो, तो वो इस तरीके से जवाब देते हैं, हम इसकी भलाई के लिए इसे मार रहे हैं। बल्कि उस वक्त उसके बच्चे ने कोई गलती नहीं की है, लेकिन वो इस तरीके से स्टेटमेंट दिए कि हम अपने बच्चे की जो है भलाई के लिए इसे पीट रहा है। तो ये किस तरीके का डिफेंस मैकेनिज्म उस व्यक्ति ने यूज किया, रेशनलाइजेशन का। अब क्या है, पांचवा है हमारा रिप्रेशन। रिप्रेशन का हिंदी होता है दमन। इसमें क्या करता है, व्यक्ति कोई ऐसा चीज जो कि कोई दुखद घटना हो गया, उसकी जिंदगी में कुछ बुरा हो गया, उसको वो भूलने की कोशिश करता है। उसको भूलने के लिए उसको क्या करता है, वो रिप्रेशन जो है डिफेंस मैकेनिज्म का यूज करता है। ये जो रिप्रेशन है ये अनकॉन्शियस लेवल पे काम करता है। उसको जो चीज याद नहीं रखना होता है उसको वो क्या करता है, अनकॉन्शियस लेवल पे जो होता है उसको वो धीरे धीरे करके क्या हो जाता है, भूल जाता है। उसके लिए उसको तो कोशिश नहीं करता है हमें भूलना है, हमें भूलना है, वो दिन रात इस तरीके से नहीं बोलता है, बल्कि उसको क्या करता है, अनकॉन्शियस माइंड पे छोड़ देता है और वो क्या होता है, उस चीज को ऑटोमेटिक जो है वो भूल जाता है, उसको अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं करना होता है। और उस व्यक्ति को जो है पता भी नहीं चलता कि ऐसा कोई इवेंट हुआ हो, वो इस तरीके से उस चीज को क्या हो जाता है, भूल जाता है रिप्रेशन में। इसको सेलेक्टिव फॉरगेटिंग भी कहते हैं। पहले तो व्यक्ति सेलेक्ट कर लेता है हमें, हाँ इस इवेंट को, इस घटना को, इस बिहेवियर को या इस जो हमारे साथ हुआ इसको हमको भूलना है, और वो क्या करता है, उसको अनकॉन्शियसली जो होता है उसको वो भूल जाता है। ये किस में होता है, रिप्रेशन में होता है। जैसे मान लेते हैं अगर कोई बच्चा है, वो एग्जाम दे रहा है और एग्जाम में चीटिंग करते हुए वो पकड़ा जाता है। अब वो उसको ये इवेंट जो है याद नहीं रखना है, ठीक है, वो क्या करेगा, इसको अनकॉन्शियस माइंड में छोड़ देगा और वो धीरे धीरे करके क्या कर जाएगा, वो इस चीज को भूल जाएगा। तो ये था हमारा डिप्रेशन। अब हमारा आता है डिनाइल। डिनाइल का मतलब होता है खंडन। डिनाइल जो होता है वो एक पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म है ही, और इसका जो होता है हमारे ऊपर भी थोड़ा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि डिनाइल का मतलब क्या हो गया, कोई भी बात या कोई भी सूचना जब हमें पता चली तो हमने क्या कर दिया, उसका खंडन कर दिया, हम उसको जो है मानने से इनकार कर देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। इसी को हम क्या बोलते हैं, डिनाइल बोलते हैं। इससे क्या होता है, व्यक्ति को कुछ समय जो होता है मिल जाता है अपने माइंड को एडजस्ट करने के लिए, जो इंफॉर्मेशन उसको मिला है उसके साथ एडजस्ट करने के लिए, और व्यक्ति जो होता है कुछ बुरे स्टेट में जाने से क्या होता है, बच जाता है। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल, अगर अचानक से है कोई व्यक्ति जो है वो मतलब हॉस्पिटल गया, ठीक है, उसने अपने टेस्ट के लिए जो है ब्लड सैंपल दिया और अचानक से उसका एचआईवी का जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आ जाता है। उस व्यक्ति को कुछ नहीं पता, अब सडन से कोई आके उसे बोल रहा है कि आपका जो एचआईवी का रिपोर्ट है वो पॉजिटिव है। तो अब वो क्या करता है व्यक्ति, डिनाइल में देखो वो व्यक्ति किस तरीके से रिस्पॉन्स करेगा, वो कहेगा नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। वो मानने से क्या करता है, डिनाइल में व्यक्ति इनकार कर देता है, उसको बताया गया उस बात का वो क्या करता है, खंडन करता है, उसको डिनाइल करता है, ठीक है, मानने से इनकार करता है।
तो उसको जब वो नहीं नहीं 2-4 बार कर देता है तो उससे क्या होता है, उसको थोड़ा टाइम मिल जाता है कि हाँ सामने जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है उसको अब वो एक्सेप्ट कर सकता है। लेकिन अगर जैसे सामने से कोई इन्फॉर्मेशन आए वो सडन मान ले, इससे हो सकता है वो उसी वक्त जो है वो उसकी डेथ भी हो सकती है, अगर वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले ले सडन मान के। ठीक, तो या फिर किसी की मृत्यु हो गई, किसी का डेथ हो गया, उसका न्यूज इन तक पहुंचा, तो व्यक्ति पहले मानने से इनकार करता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। जो क्या कर रहा है व्यक्ति, डिनाइल कर रहा है, उसको खंडन कर रहा है। इससे वो क्या करता है, उसका जो बहुत बुरा इफेक्ट भी उसके ऊपर हो सकता है ना, उससे वो बचने की कोशिश करता है, उससे वो अपने आप को क्या कर लेता है, प्रिवेंट कर लेता है इस पॉजिटिव मेंटल मैकेनिज्म का यूज करके। ठीक, अब जैसे मान लीजिए कैंसर ही है, किसी को अचानक से पता चला कि उसको 3rd या 4th स्टेज का कैंसर है, तो क्या करेगा स्टार्टिंग में, अगर वो मान लेगा तो हो सकता है कि वो रिपोर्ट सुनते के साथ ही हो सकता है उसका डेथ हो जाए, या वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाए, वो डिनाइल करता है। ठीक है, ताकि वो उस चीज के साथ एडजस्ट कर ले और उसका जो बुरा से बुरा इफेक्ट हो सकता था उस न्यूज का, उस इन्फॉर्मेशन का, उससे वो अपने आप को क्या कर ले, प्रिवेंट कर ले। अब हमारा आता है अनडूइंग। अनडूइंग का मतलब होता है सुधारीकरण, इसका हिंदी होता है। इसमें व्यक्ति क्या करता है, अगर कोई गलती करते हुए व्यक्ति पकड़ा जाता है ना, वो क्या करता है, उसको वो सुधारने की कोशिश करता है। जैसे मान लीजिए बच्चा है, अगर वो चोरी करते हुए पकड़ा गया, वो घर में या कोई सामान चोरी कर रहा था, वो पकड़ा गया, वो अपनी मम्मी से या पापा से क्या करता है, माफी मांगता है और ऐसा कहता है कि हम इस गलती को दोबारा नहीं करेंगे। इस तरीके का मेंटल मैकेनिज्म हुआ, वो हुआ अनडूइंग। ये पॉजिटिव मेंटल मैकेनिज्म। जब ऐसा कर रहा है तो वो अनडूइंग का यूज कर रहा है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है ट्रांसपेरेंस, अन्यारोपण। देखो ट्रांसपेरेंस में क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है वो अपने किसी जानने पहचानने वाली की जो शक्ल है वो किसी दूसरे व्यक्ति में देखता है। जैसे मान लीजिए एक माँ है, वो उसका अगर बच्चा है, तो अगर उस एज ग्रुप के बच्चे को वो बाहर देख रही है, वो दूसरे के बच्चे हैं, वो खेल रहे हैं प्ले ग्राउंड में, तो उसको देख के वो अपने बच्चे की जो छवि है वो उस बच्चे में वो देख पाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंस कहते हैं, अन्यारोपण कहते हैं। अगर किसी पेरेंट्स है, उसके बच्चे डेथ कर गया, ठीक है, उसकी मृत्यु हो गई है, तो अगर उस एज ग्रुप के वो बच्चे को देखते हैं तो उस बच्चे में उसे अपने बच्चे की जो है छवि दिखाई देती है। इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंस कहते हैं। ठीक, इसके बाद आता है हमारा नाइन्थ। नाइन्थ जो है आइडेंटिफिकेशन। इसमें व्यक्ति क्या करता है कि दूसरे की जो आइडेंटिटी है उसको क्या करता है, खुद के साथ जो है जोड़ने की कोशिश करता है, उसके साथ साथ चलने की कोशिश करता है, उसके सक्सेस फेलियर को अपने साथ जो है लेकर चलने की कोशिश करता है, दूसरे को वो कॉपी करने की कोशिश करता है। इस तरीके से हम बोल सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं एक बच्चा है, उसको कोई प्लेयर जो है वो बहुत ज्यादा पसंद है, तो अब वो चलेगा भी उसकी तरह, वो खाना भी उसी की तरह खाएगा, बात भी उसी तरह से करेगा, और जब वो खेलेगा मैदान में तो वो भी उसी की तरह खेलता है। ठीक है, तो इस तरीके का जो अगर बच्चा कर रहा है तो वो हम कह सकते हैं वो आइडेंटिफिकेशन जो है वो डिफेंस मैकेनिज्म का वो उस वक्त यूज कर रहा है। अगर कोई फीमेल है, कोई बच्ची है, तो वो अगर किसी एक्ट्रेस को पसंद करती है तो वो उसको कॉपी करेगी, उसकी तरह चलने बोलने, उसके फेलियर सक्सेस को वो क्या करेगी, अपनाने को, अपने साथ करने की उसके फेलियर सक्सेस को कोशिश करेगी। इसको हम क्या कहते हैं, आइडेंटिफिकेशन। अब हमारा आता है इंट्रोजेक्शन। इसका हिंदी होता है बिंब रचना। इसमें व्यक्ति क्या करता है कि कोई भी चीज जो उसके सामने प्रेजेंट नहीं है उसका एक इमेज अपने माइंड में क्रिएट करता है और उसके बाद उसके बारे में वो सोचता है। जैसे मान लेते हैं, हम एग्जाम्पल देते हैं, गॉड का ही भगवान है, तो व्यक्ति क्या कर रहा है, अगर वो ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा है तो भगवान, अगर वो ध्यान लगाने के लिए बैठा है तो वो गॉड के जो इमेज है उसको वो अपने माइंड में ला रहा है और उससे क्या कर रहा है, ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा है। इसी को हम क्या बोलते हैं, बिंब रचना कहते हैं, इंट्रोजेक्शन। मतलब वो चीज पास है नहीं, हमारे सामने है नहीं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अपने माइंड में जो है एक इमेज तैयार किए हैं और उस इमेज को क्या कर रहे हैं, हम बार बार देख रहे हैं और उसको हम देखे जा रहे हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, इंट्रोजेक्शन। अब हमारा नेक्स्ट होता है आइडियलाइजेशन। आइडियलाइजेशन में क्या होता है, व्यक्ति जो होता है वो किसी व्यक्ति के बारे में अगर बताता है तो उसकी कमी को छुपाता है और उसकी जो अगर थोड़ी बहुत भी उसमें खासियत है, कुछ अच्छाई है, उसको वो क्या करता है, बहुत बढ़ा चढ़ा कर बताता है। इसी को हम क्या कहते हैं, आइडियलाइजेशन कहते हैं। ठीक, इस होता है, उसमें क्या होता है, ह्यूमर में जो होता है ये होता है कि व्यक्ति जो होता है, मान लीजिए अगर कोई कैंसर का पेशेंट है तो उसके जो हेयर, उसका जो है हेयर लॉस हो गया, ठीक है, तो अब हेयर लॉस में दुखी होने के बजाय वो क्या करता है, वो हेयर लॉस पे क्या बना देता है, चुटकुला बना देता है, अपने जो गंजेपन है उससे क्या करता है, वो चुटकुला बना देता है, वो खुद भी हंसता है और बाकी लोगों को भी वो हंसाता है। ये किस तरीके का वो यूज कर रहा है, वो इस तरीके का मेंटल मैकेनिज्म यूज कर रहा है। उसके बाद आता है इंटेलेक्चुअलाइजेशन। इसमें क्या करता है, व्यक्ति किसी भी चीज को इमोशनल रूप से नहीं प्रेजेंट करता है किसी के सामने, बल्कि लॉजिक और इंटेलेक्चुअल का जो है मतलब अपनी बुद्धि का यूज करके उस तरीके से वो किसी भी चीज को जो है किसी के सामने प्रेजेंट करता है, ना कि इमोशनल होके बहुत ज्यादा किसी के सामने किसी चीज को प्रेजेंट कर रहा है, बल्कि लॉजिक के बेसिस पे।
अब क्या होता है कि जब एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई कैंसर का पेशेंट है, ठीक है, तो उसमें क्या कहते हैं डॉक्टर उसको जो है फैटल, उसके लिए फैटल FATAL फैटल जो होता है मतलब घातक, फैटल वर्ड यूज करने के जगह पे वो उनको टर्मिनल बोलते हैं, टर्मिनली इल। मतलब टर्मिनल का मतलब होता है कि ये बीमारी जो है अंतिम अवस्था वाली बीमारी को हम क्या कहते हैं, टर्मिनल कहते हैं। कुछ दिन शेष बचा है, फिर अब इसका क्या हो जाएगा, व्यक्ति का डेथ हो जाएगा। तो वो क्या करते हैं, लॉजिक और इंटेलेक्चुअल के बेसिस पे बात करते हैं, ना कि इमोशनल होके बात करते हैं। इसके बाद क्या आते हैं, परोपकारिता। इसमें व्यक्ति क्या होता है कि अगर उसके लाइफ में कुछ बुरा इवेंट होता है तो वो क्या करने लग जाता है, वो कुछ अच्छा करने के लिए निकल जाता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति के लाइफ में जो है उसकी वाइफ की, मतलब मान लेते हैं किसी व्यक्ति की वाइफ की डेथ हो गई, तो वो क्या करता है, उससे निराश निराश परेशान होने के बजाय वो क्या करता है, वो समाज सेवा करने के लिए निकल जाता है। इसी को हम क्या बोलेंगे, परोपकारिता बोलेंगे, अल्टरनेटिव बोलेंगे। ये जो हमारा 14 था, ये क्या था, पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म था। इसको हमने एक एक करके डिस्कस कर लिया। इसका नाम आपको याद रखना है, बाकी इसके जो अंदर का कंटेंट है, जो कॉन्सेप्ट है, वो आपको याद रह जाएगा। एक बार आप इसको सुन लीजिएगा, ठीक है।